दोस्तों नमस्कार। रोल्स और 29 पर आपका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज एक और नई कहानी में आप सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं। कैसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा खोजी अभियान, लगभग 30 देशों ने इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अरबों डॉलर का खर्च, यानी एक अलग अलग देशों ने इसके ऊपर बजट आवंटित किए। 30 देशों से भी ज्यादा देश इस खोजी अभियान में लगे। अपनी ओर से पूरी उन्होंने कोशिश की, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि जमीन खा गई कि आसमान निगल गया। आखिर वो कौन सी चीज थी जिसे खोजने के लिए पूरी दुनिया ने अपनी ओर से पूरा दम लगा दिया। लेकिन 10 साल होने को आए हैं, आज तक तमाम तरह के दावे किए गए। हर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में ये दावे सामने आते रहे कि फलानी चीज का फलाना पार्ट वहां मिल गया, लेकिन कभी भी किसी ने ऑफिशियल तौर पर यह अनाउंस नहीं किया कि ये चीज जो मिली है वो उसी चीज की है जिस चीज को खोजा जा रहा है। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा MS-370 फ्लाइट 8 मार्च 2014 रात को 12 बजे ये कुआलालंपुर के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती हैं। इसका जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है चीन की राजधानी बीजिंग, जो उसे अगले 6.5 घंटों में पूरा करना था। और बीजिंग यानी 9 मार्च 2014 को सुबह इसको लैंडिंग करना था। यह अपनी फ्लाइट टेक ऑफ करने के 38 मिनट तक ATC के संपर्क में रहता है। आपको बता दें कि रास्ते जो जमीन पर होते हैं उसी अनुरूप आसमान में भी रास्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि आसमान में जाने के बाद में आप अपनी मन मर्जी से फ्लाइट को उड़ा लें। जो जमीन पर जो काम करने वाली ATC है वो आपकी मदद करती है। उसी रास्ते पर ले जाना होता है जो ATC आपको नीचे से बताती रहती है। जब ये विमान अपने टेक ऑफ से 38 मिनट फ्लाई करने के बाद में मलेशिया ATC से लास्ट बार ये बात करता है, कहता है कि ऑल राइट, गुड नाइट फ्लाइट 370। इस तरह का मैसेज पायलट ATC के लिए छोड़ता है और उसके बाद में ATC का संपर्क विमान से कट जाता है। यानी विमान अब कहाँ है, किस स्थिति में है, ATC को जमीन पर किसी को मालूम नहीं है। और उसके बाद में ये विमान कोई भी ATC से संपर्क नहीं करता है। इस प्लेन में कुल 227 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे, 2 पायलट थे और बाकी के 10 जो थे वो क्रू मेंबर थे। यानी टोटल 239 लोगों के साथ ये यात्रा कर रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा चाइना के लोग थे 154। उसके बाद में 38 मलेशिया के थे, क्योंकि ये मलेशिया से टेक ऑफ फ्लाइट करती हैं और इसे चाइना जाना होता है। तो ज्यादातर जो पैसेंजर थे इन्हीं 2 देशों के थे। 5 भारत के भी थे, 14 ऑस्ट्रेलिया के थे, 5 अमेरिका के थे। अलग अलग कुल 14 देशों के लोग इस फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे। दोस्तों, जब इस प्लेन का आखिरी बार संपर्क टूटा था तो ये था साउथ चाइना सी के ऊपर ये फ्लाई कर रहा था और इसको बीजिंग की तरफ जाना था। प्लेन ATC के संपर्क टूटने के बाद से जो ATC का राडार सिस्टम होता है, उस राडार सिस्टम से भी ये प्लेन गायब हो जाता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस प्लेन को ट्रेस नहीं किया जाता है। और जब ये प्लेन लापता हो जाता है, अगले दिन बीजिंग नहीं पहुंचता है, लगातार इससे संपर्क करने की कोशिश की जाती है, संपर्क नहीं होता है, तो अगले ही दिन इस प्लेन को खोजने का अभियान चालू हो जाता है कि हो सकता है ये प्लेन साउथ चाइना सी में कहीं गिर गया हो। लेकिन जब इस प्लेन के मार्ग को ट्रेस किया गया, क्योंकि राडार से ये गायब हो चुका था, सिविल राडार से गायब होने के बाद में जो मिलिट्री के जो राडार होते हैं, 1 घंटे तक मिलिट्री के राडार ने इस प्लेन को ट्रेस किया था। और जब मिलिट्री के राडार की ट्रेसिंग सामने आई, 12 बजे इस प्लेन ने उड़ान भरी थी और 12:38 मिनट पर इस प्लेन का ATC से संपर्क टूट जाता है और 12:49 पर जो ट्रांसपाउंडर होता है जिसे जमीन पर ATC से संपर्क किया जाता है, यानी रेडियो सिस्टम, उस ट्रांसपाउंडर को बंद कर दिया जाता है। और जब जांच होती है तो ये सामने आता है कि ट्रांसपाउंडर को जानबूझ करके बंद किया गया है। यानी ट्रांसपाउंडर को बंद करने का मतलब है कि आप जानबूझ करके खतरा ले रहे हो, यानी पायलट जानबूझ करके उस ट्रांसपाउंडर को बंद कर रहा था। और ये चीजें रिकॉर्ड में है, जांच जो हुई उसके बाद में जो रिपोर्ट बनी उस रिपोर्ट के रिकॉर्ड में है। जब आर्मी के रडार ने इसको पकड़ा तो इसको जाना चाइना की तरफ था, बल्कि ये हिंद महासागर से होते हुए पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान यानी कि थाईलैंड की तरफ ये जा रहा था। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात थी कि ये प्लेन
उल्टे रास्ते पर कैसे जा रहा है। अब एटीसी से संपर्क टूट चुका है, ट्रांसपाउंडर बंद है, इन सब के बावजूद जो आर्मी का अपना सैटेलाइट था उससे ये पता चलता है कि ये विमान अगले 7 घंटे तक, और ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी क्योंकि आप किसी रडार के संपर्क में नहीं है, किसी एटीसी के संपर्क में नहीं है, उसके बावजूद आप लगातार फ्लाई कर रहे हैं। और उसमें ईंधन भी इतना था क्योंकि वो इतनी फ्लाई कर सकता था, क्योंकि 6.5 घंटा का तो उसका फ्लाई भी था रूट का, और एक्स्ट्रा जो ईंधन होता है वो भी फ्लाइटों में भरा जाता है इमरजेंसी को लेकर के। अब ये भी सवाल उठा था इन सब चीजों के बाद में कि जो एटीसी हैं, राडार हैं, सैटेलाइट हैं, क्या इन सबको चकमा दे करके कोई विमान आकाश में फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है? ये सवाल उठा था। तो उस वक्त जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई, उस समय जो जांच रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। इसके लिए एक टर्म है सिंगल ब्लिप, यानी कि कोई एक प्लेन जा रहा हो बराबर हाइट में, जैसे एक प्लेन जा रहा हो 30,000 फुट की ऊंचाई पर वो फ्लाई कर रहा हो, या तो आप ठीक उसके आगे उसी हाइट पर फ्लाई करें, या फिर ठीक उस प्लेन के पीछे आप उस सेम हाइट को मेंटेन रखते हुए फ्लाई करें, जिससे कि राडार और सैटेलाइट केवल एक ही फ्लाइट को ट्रेस कर पाएंगे, दोनों फ्लाइट को नहीं कर पाएंगे। तो यह संभव हो सकता है। अपने आप को छुपाने के लिए बहुत सारी जगह पर जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, तो बहुत सारे विमान जब एक साथ उड़ते हैं किसी ऑपरेशन को लेकर के, तो वो एक फ्लाइट के पीछे पीछे सेम हाइट को मेंटेन रखते हुए फ्लाई करते हैं, जिससे कि एक ही विमान राडार में ट्रेस हो, बाकी के विमान राडार में ट्रेस नहीं होते हैं, सैटेलाइट ट्रेस नहीं कर पाता है। जब ट्रांसपाउंडर को ऑफ किया गया तो एक थ्योरी यही आई कि क्या ट्रांसपाउंडर को पायलट ने ऑफ किया है, या फिर किसी हाईजैकर्स इस फ्लाइट में थे जिन्होंने इस प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया हो, और उसके बाद में हाईजैकर्स ने इस ट्रांसपाउंडर को ऑफ कर दिया हो। ये सारे सवाल थे, लेकिन जवाब किसी भी सवाल का अब तक कुछ नहीं था। जब मिलिट्री का राडार इस विमान को ट्रेस कर रहा था, तो एक और चीज जो आई जो सबको हैरत में डाल रही थी, आमतौर पर जो फ्लाइटें होती है उसका जो एल्टीट्यूड होता है, यानी ऊपर उड़ने की जो सीमा होती है, वो 40,000 फीट होती है। यानी कि आप विमान को 40,000 फीट से ऊपर नहीं ले जा सकते हो। 40,000 फीट के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है, और आप 40,000 फीट से ऊपर अगर किसी विमान को लेके जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप विमान में बैठे हुए पैसेंजरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और 40,000 फुट से ऊपर जो विमान जाता है तो उसके साथ यात्रा कर रहे पैसेंजर के जीवन के साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से वो बेहोश हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। तो ये विमान जब इसको ट्रेस किया गया, इसके पूरे रूट को निकाला गया, तो ये एक समय पर 47,000 फीट विमान ऊपर चला गया था। तो अपने आप में ये एक हैरान करने वाली बात थी, परेशान करने वाली बात थी कि इतना अनुभवी पायलट होने के नाते इस विमान को इतना ऊपर कैसे ले जा सकता है, क्योंकि इस प्लेन को उड़ाने वाला जो पायलट था, जिसका नाम था जहारी अहमद शाह, मलेशियन एयरलाइन का एक सीनियर कैप्टन था। तो ये नहीं हो सकता है कि इतना सीनियर कप्तान जानबूझ करके इस प्रकार की रिस्क ले, विमान में यात्री हैं उनके जीवन को खतरे में डाले। तमाम तरह की थ्योरियां निकल करके आती रही कि हो सकता है कि पायलट खुद इस प्रकार से ये हरकत करने लगा हो सकता है उसमें बच्चे और बुजुर्ग जो थे, वो पायलट विमान को इस स्थिति में ले जाए जहां पर बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो और उनकी वहीं पर बेहोश हो जाए या उनकी मौत हो जाए। इस प्रकार की भी थ्योरियां निकल करके आई कि पायलट ये जानबूझकर कर रहा हो। और इसी विमान को हाईएस्ट ऊंचाई इसने 47,000 फीट की प्राप्त की, और जो एकदम से अगले ही पल ये विमान 27,000 फीट की ऊंचाई पर आ जाता है, जो सबसे लोएस्ट विमान की ऊंचाई होती है। 27,000 फीट के नीचे आने का मतलब है कि आप लैंडिंग करने की तैयारी कर रहे हो। 27,000 फीट पे आने का मतलब है कि आप सारे राडार, सारे एटीसी उसकी जद में आने से अपने आप को आप बचा रहे हैं, उसकी रेंज में आने से अपने आप को आप बचा रहे हैं। 27,000 पर जब ये विमान उड़ रहा था तो लोगों ने समझा कि पायलट अपने आप को जानबूझ करके वो छुपाना चाह रहा है। जहां जहां से ये विमान गुजरा उस पूरे रूट को स्कैन किया गया, बारीकी से स्कैन किया गया, लेकिन कहीं कोई भी विमान का मलबा
जिस रूट से ये विमान गुजरा उस रूट पर नहीं मिला। जब इस विमान को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखता है CTBTO, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो रडार की रिपोर्ट निकल करके आ रही है, जो रूट निकल करके आ रहा है, उस रूट पर अभी तक कोई क्रैश नहीं हुआ है, कोई विस्फोट नहीं हुआ है, क्योंकि CTBTO जो होता है वो न्यूक्लियर के साथ साथ तमाम दुनिया में कहाँ ब्लास्ट होता है, कहाँ विस्फोट होता है, उन सारी चीजों को वो रिपोर्ट करता है, उन सारी चीजों को वो ध्यान में रखता है। दोस्तों, इस बहुत ही महंगा ऑपरेशन ये रहा अपने आप में। कई देशों की टीम लगी, तमाम सवाल टीम के मुंह बाएं खड़े थे कि आखिर विमान गया तो गया कहां? अगर क्रैश हो गया है तो विमान का मलबा क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। हम देखते हैं, अखबार हम सुनते हैं, टीवी पर न्यूज़ें चलती हैं कि कई सैकड़ों साल पहले जो चीजें डूबी थी, जैसे कहीं कोई नेवी के विमान डूब गए हो, नेवी की नाव डूब गई हो, कोई सबमरीन डूब गई हो, जिसका उस समय मलबा नहीं मिला था क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी। लेकिन वो कहीं जाकर के आज उस चीजों के मलबे मिल रहे हैं, जैसे टाइटेनियम हो गया, एक अपने आप में बड़ी दुर्घटना थी, लेकिन कई सालों बाद उसका मलबा खोजा जा सका। तो आज की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, फिर भी अगर मलबा नहीं मिल रहा है तो आखिर विमान का मलबा गया कहाँ? तमाम तरह के सवाल थे। सवाल ये भी था कि अगर किसी ने हाईजैक कर लिया है तो हाईजैक क्यों किया जाता है? किसी की डिमांड को पूरा करने के लिए हाईजैक किया जाता है। कोई हाईजैकर सामने क्यों नहीं आया? किसी ने अपनी डिमांड सामने क्यों नहीं रखी? तमाम पुरानी बातें भी आई कि ये जो कैप्टन है ये थोड़ा अयासी किस्म का बंदा है, ये कॉकपिट में बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, ये मानसिक तौर पर बीमार था, ये क्रू मेंबर को केबिन में बुला लेता था, विशेष करके जो एयर होस्टेस होती हैं उनको। तो इस प्रकार की चीज़ें भी सामने निकल करके आई, और यह भी चीज़ें निकल करके आई कि हो सकता है कि ये कैप्टन ने जानबूझकर इस पूरे विमान के हादसे को एक मिस्ट्री के तौर पर सामने लाना चाहता हो, जिसको कभी भी खोजा ना जा सके। यानी टुकड़ों में इस विमान को उसने ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया हो, जिसकी वजह से जितना ईंधन था तब तक ये विमान उड़ता रहा, और जैसे ही ईंधन खत्म हुआ विमान धीरे धीरे टुकड़ों में क्रैश होता गया। ये इस प्रकार की तमाम थ्योरियां निकल करके आई, लेकिन किसी एक थ्योरी पर टिके रहना, एक पर विश्वास कर पाना आज भी संभव नहीं है। मलबा इस विमान का अभी तक मिला नहीं है। तमाम प्रकार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल जो मलेशियन गवर्नमेंट है उसने जितने भी यात्री सवार थे उन सबको ऑफिशियल तौर पर मृत मान लिया गया था, मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन 14 देश के लोग इसमें शामिल थे, तो उनके जो लोगों के परिजन हैं, लोग जिंदा होने का सबूत मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके परिजन अपने के मृत होने का सबूत मलेशियन गवर्नमेंट से लगातार मांगते रहे हैं। लगातार ये दबाव मलेशियन गवर्नमेंट पर है, क्योंकि जब तक विमान का मलबा नहीं मिल जाए तब तक मृत होने का सबूत भी गवर्नमेंट दे नहीं सकती है। मलबा मिलने के बाद में तो ये मान लिया जाता है कि तमाम जो लोग थे इस विमान में उनकी मौत हो गई है। और दोस्तों, इस विमान की एक ये भी खासियत होती है कि जो ये विमान था इसमें 12 पहिए लगे थे। जब टेक ऑफ लैंडिंग करता है तो जितने ज्यादा पहिए होते हैं उतनी लैंडिंग इसकी आसान हो जाती। तो इस विमान में ये खासियत थी कि इस विमान को आप कहीं भी लैंड करवा सकते हैं, जैसे रोड पर लैंड करवा सकते हैं, किसी मैदान में लैंड करवा सकते हैं, या लैंडिंग के लिए रनवे की जरूरत नहीं थी। तो ये भी चीजें निकल करके आई कि हो सकता है अगर इस विमान को हाईजैक कर लिया हो और इधर मिडिल ईस्ट की तरफ लेके जाया गया हो, जहां इसको कहीं भी लैंड करवाना संभव था। ऐसी चीजें भी निकल करके आई, लेकिन आखिर बात वही आ जाती है, हाईजैक हुआ है तो कोई डिमांड क्यों नहीं आई? अगर क्रैश हुआ है तो इस विमान का मलबा आखिर गया था? ये तमाम चीजें जो हैं वो खड़ी है वैसी की वैसी। दोस्तों, लगातार 3 साल तक इस विमान को सर्च ऑपरेशन को चालू रखा गया। लगातार 3 साल तक तमाम इस सर्च ऑपरेशन में शामिल देशों ने अपनी ओर से पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ भी ये हासिल ना कर पाए। बहुत महंगा ये सर्च अभियान था। कहते हैं कि $200 मिलियन का इसमें खर्चा आया था। और आखिर में जनवरी 2017 में ऑफिशियल तौर पर यह अनाउंस कर दिया गया कि इस सर्च अभियान को हम रोक रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 सालों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। तो इस सर्च अभियान को जनवरी 2017 में रोक दिया, क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट पर ज़्यादा प्रेशर था
और मलेशियन गवर्नमेंट चाहती थी कि कैसे भी इस विमान के मलबे को खोजा जाए। तो इस बीच एक प्राइवेट जो कंपनी थी जो इस प्रकार की चीज़ों को सर्च करती थी, खोजती थी, तो वो आगे आती हैं। वो कहती हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए, हम कोशिश कर लेते हैं इस विमान को खोजने की। तो ये भी जनवरी 2018 में अपनी इस सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट करती है, लेकिन अगले 6 महीनों में ये कंपनी हाथ खड़े कर देती है, क्योंकि इस कंपनी को मालूम है कि 30 देशों की सरकारों ने अपनी ओर से पूरा जोर लगा दिया। तो 30 देशों की सरकारों के आगे एक प्राइवेट कंपनी की क्या हैसियत। तो इसने ही 6 महीने में अपने हाथ ऊपर कर दिए, मलबा खोजा नहीं जा सका। दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन, सबसे गहरा सर्च अभियान, सबसे बड़ा सर्च अभियान। लगभग 30 देशों ने इस सर्च अभियान को पूरा करने में, सफल बनाने में अपनी ओर से पूरी ताकत लगाई, पूरा जोर लगाया। लेकिन अफसोस ये है कि इतना महंगा, इतना खर्चा लगने के बाद में भी इस सर्च अभियान पर फाइनल रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि ये सर्च अभियान सक्सेस हो गया है, सफल हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री इसे समझा जाता है। नई ही घटना है, 2014 में घटना घटित हुई थी। आज भी इस सर्च अभियान के ऊपर, इस विमान के ऊपर थोड़े अंतराल में बातें होती रहती हैं, लेकिन फाइनल रूप से अब तक इस विमान का मलबा नहीं मिला है। तो दोस्तों, आप अपना साथ हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसी प्रकार की तमाम कहानियां हम आपके बीच में लाते रहेंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।